सो अब हम बेटा टॉपिक को रिवाइज करने वाले हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कहती क्या है, ये हो इसको कब अप्लाई करते हैं, इसका यूज क्या है, इस चीज को हम समझने वाले हैं। अभी तक हमने क्या किया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पढ़ा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। फॉर्मूला क्या था बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यही था आपका फॉर्मूला बच्चे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब ये कहना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है बच्चे आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो क्या मैं कह सकता हूं, इट कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। क्या इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है? अब इसको अगर हम लेमन लैंग्वेज में पढ़ना चाहें तो एक्चुअली में हुआ क्या है इसके अंदर, इस चीज को समझते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कब लगती है, जब आपके इवेंट्स होते हैं डिपेंडेंट। जब दो इवेंट्स जो होते हैं वो डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, ये बहुत ध्यान रखना है आपको। अब आप कैसे पहचानोगे कि ये जो इवेंट्स हैं वो डिपेंडेंट हैं? वो डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए एक वर्ड यूज करेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट। कौन सा वर्ड यूज करता है बेटा? विदाउट रिप्लेसमेंट। जब ऐसा वर्ड इसने यूज कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि इवेंट्स क्या है बच्चे आपके, डिपेंडेंट। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है बेटा इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेस थ्योरम आगे जब आप करने वाले हो उसके अंदर बहुत अच्छे से यूज होता है ये। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझ के चलना है हमें कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कब लगती है, जब इवेंट्स क्या होते हैं आपके, डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। और डिपेंडेंट इवेंट्स को कैसे पहचानते हैं, उनके लिए कौन सा वर्ड यूज करेगा वो, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है तो हम इसके फॉर्मूले को इस तरीके से यूज करेंगे। अब ये फॉर्मूला कैसे, मतलब यही यही फॉर्मूला क्यों यूज हो रहा है, ऐसा ही क्यों है, इस चीज को हम एक क्वेश्चन में समझेंगे कि क्वेश्चन एक्चुअली कहने का चाह रहा है। और इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी लिखा देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ, ई इंटरसेक्शन एफ को ये ई एफ भी लिख सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ भी आपकी सेम हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। ठीक है, सो लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट। अच्छा, इसका एक एक्सटेंडेड फॉर्म भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी का फॉर्मूला भी यहीं पे देख लेते हैं एक बारी। ये जब यूज होगा, जब तीन इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं, ये तब यूज होता है आपका। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी क्या होगा आपका, दैट विल बी गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई into probability of G given EF, G given EF। अच्छा, EF का मतलब समझ रहे हो बेटा, E इंटरसेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ EFG भी लिख सकता है, इस चीज को ध्यान देना है आपने। सो लेट्स सी द क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9 ऑफ एनसीईआरटी क्या कहना चाह रहा है, ये एग्जांपल नंबर 9, इसको देखते हैं। एग्जांपल नंबर 9 क्या कह रहा है, चलो उससे पहले एग्जांपल नंबर 8 कर देते हैं एक बारी। एग्जांपल नंबर 9 3 वाला है, पहले 2 वाले कर देते हैं एक बारी। एग्जांपल नंबर 8 क्या कह रहा है कि एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स, 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। एक अर्न में 10 व्हाइट बॉल्स हैं और 5 10 ब्लैक 5 white balls. Okay, 10 black and 5 white balls. 2 balls are drawn from an urn, one after the another, without the replacement. Without replacement, dependent events. ठीक है, 2 balls are drawn from the urn, one after the other, without replacement. What is the probability that both balls drawn are black? अब both ball जो है black है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे इसे, ध्यान दो। सबसे पहले आपने दो इवेंट्स डिफाइन करते हैं, ई एंड एफ इवेंट। अब यहाँ पर कितनी बॉल्स ड्रॉ कर रहा है बेटा, ये दो बॉल्स ड्रॉ कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दोनों बॉल क्या चाहिए, मुझे ब्लैक चाहिए ना। तो फर्स्ट ई इवेंट जो है उसको लेके चलो, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। ठीक है, और एफ इवेंट लेके चलो, सेकेंड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक।
इवेंट समझ आ रहे हैं कैसे डिफाइन किया, क्योंकि दोनों ब्लैक चाहिए मुझे बॉल, इसलिए मैंने पहले इवेंट को क्या ले लिया, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, एफ इवेंट ले लिया, सेकंड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। अब मुझे निकालना क्या है, क्या मैं कह सकता हूँ मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये पहली बॉल भी ब्लैक है और दूसरी बॉल भी ब्लैक है, इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। अब ध्यान दो, इसमें फॉर्मूला लगाने में बैठ जाना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ऐसा मत करने लग जाना। अब इसको लेमन लैंग्वेज में पढ़ो एक बार, कहने का क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगा, सॉरी यहाँ पे बेटा, यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लो, ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्योंकि पहला इवेंट आपका क्या करोगे, हो गया है फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला इवेंट क्या हुआ, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, पहला बॉल ड्रॉ हुआ, फिर सेकंड बॉल ड्रॉ कर रहे हो आप। ठीक है बच्चे, तो पहला इवेंट क्या है ई, दूसरा इवेंट है एफ हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पढ़ेंगे कैसे, ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब क्या है, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। तो बॉल कितनी है आपके पास ब्लैक, 10, और टोटल बॉल्स, तो 10/15 आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगी, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई। कैसे पढ़ोगे आप, ध्यान दो, second ball drawn is black given that first ball was black, first ball black आई थी, अब विदाउट रिप्लेसमेंट सारी बातें चल रही है ना यहाँ पे, तो एक बॉल तो निकल चुकी है, तो आपके पास ब्लैक बॉल कितनी बची है यहाँ पे, 9, और टोटल बॉल्स कितनी बची है आपके पास, 14। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप, जो आंसर आएगा आपके पास, दैट विल बी योर टोटल नंबर ऑफ, that is the probability of both the balls drawn are black, that is without replacement, that is without replacement। without replacement का मतलब समझ आ रहा है अब इस फॉर्मूले का मतलब समझ आ रहा है, ये फॉर्मूला कहने का चाह रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लो इसको बेटा, दैट विल बी 5 3 is 15, 5 2 is 10, 3 3 is 9, this is 7 2 is 14, okay, this will be 3/7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपके पास, 3/7, दैट बोथ द बॉल ड्रॉन्स आर ब्लैक इन कलर विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट बातें हो रही है, मतलब ये वर्ड जब विदाउट रिप्लेसमेंट बोल दिया इसने बेटा, तो अपने दिमाग से पहले ही समझ जाओ ये कहने का चाह रहा है आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगवाना चाह रहा है। सही है, करेक्ट, क्लियर है बात, हाँ जी सबको क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम एक 3 इवेंट्स वाली प्रोबेबिलिटीज को लेकर चलते हैं कि तीनों इवेंट अगर हो रहे हैं, 3 इवेंट्स अगर हो रहे हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो उसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होना है, ये वाला। अब इस फॉर्मूले को भी देख लेते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है, ये फॉर्मूला देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, यहां तक तो सेम ही है, और बस एक ये चीज ऐड हुई है। इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन से समझ जाओगे, क्वेश्चन कहने का चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है आपको, 3 cards are drawn successively without replacement from a pack of well-shuffled cards of 52 well-shuffled cards. What is the probability that the first 2 cards are king and the third card drawn is ace? बेटा बहुत क्लियर रहना है कि किंग कितने होते हैं, क्वीन कितनी होती हैं, एस कितने होते हैं, फेस कार्ड्स कितने होते हैं, इस चीज को अपने माइंड के अंदर साइड से क्लियर रखो। ठीक है, अभी यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, किंग और एस की। ठीक है, किंग कितने होते हैं मेरे पास, 4 किंग्स होते हैं मेरे पास। ठीक है, ईच में एक होते हैं आपके। ठीक है, हर सूट में एक होते हैं। ठीक है, और एस कितने होते हैं हमारे पास, 4 होते हैं एग्जैक्टली। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मुझे इवेंट कितने कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हो आप, तीनों कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हो, विदाउट रिप्लेसमेंट है, 3 कार्ड्स हैं, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। जब विदाउट रिप्लेसमेंट बोल दिया तो बेटा मेरे दिमाग में क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर 3 इवेंट्स मैं डिफाइन कर लूंगा, ई एफ एन जी। ई इवेंट क्या है, फर्स्ट कार्ड क्या चाहिए आपको, फर्स्ट कार्ड क्या चाहिए बेटा, पहला कार्ड क्या आना चाहिए, अच्छा सेकंड कार्ड क्या आना चाहिए बेटा, सेकंड कार्ड ड्रॉन इज किंग, एंड थर्ड कार्ड क्या आना चाहिए बेटा, थर्ड कार्ड ड्रॉन इज
एस आना चाहिए आपके पास। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ जी, ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है। ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ जी लिख सकता हूँ। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा। फॉर्मूला क्या कहता है, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगा क्योंकि पहला इवेंट ई है हमारा, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन ई एफ। अभी कहता क्या है, इसको बहुत ध्यान ध्यान से बेटा पढ़ पढ़ के लिखना है इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब क्या है, द फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज किंग, द फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज किंग। अच्छा बेटा अभी तक कोई कार्ड ड्रॉ तो नहीं हुआ है, ताजा ताजा एक कार्ड निकाल रहे हो, तो टोटल कार्ड्स कितने हैं आपके पास, 52। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 52 और फेवरेबल कितने हैं, किंग्स आपके 4 होते हैं ना, तो 4/52 की फर्स्ट कार्ड इज किंग। चलो इनटू, अब एक कार्ड निकल के साइड हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड इज किंग गिवन दैट फर्स्ट कार्ड वाज किंग। पहला कार्ड किंग निकल चुका है ना आपका बाहर, पहला कार्ड, तो आपके पास किंग कितने बचे, 3, और टोटल कितने कार्ड्स बचे, 51 ना, तो 3/51 इनटू, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द थर्ड कार्ड इज एन एस गिवन दैट द फर्स्ट 2 कार्ड्स वर किंग। पहले 2 कार्ड्स किंग हैं, वो 2 निकल चुके हैं, 2 किंग निकल चुके हैं, तो उससे एस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, एस तो 4 ही है मेरे पास, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स मेरे हो जाएंगे 50। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स क्या हो जाएंगे मेरे पास 50। तो ये समझ आ रहा है किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बना है, फॉर्मूले को आंख बंद करके रखना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमें समझना है कि एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है फॉर्मूला, ये मेरे से निकलवाना है क्या चाह रहा है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी निकाल रहे हैं कि पहले 2 कार्ड किंग आ जाए, तीसरा कार्ड आपका एस आ जाए, और यहाँ पे सारी बातें विदाउट रिप्लेसमेंट चल रही है। जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट बातें चलेंगी तो वहां पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे, उसका फॉर्मूला ये है, और सीधा सीधा इसके आपने फॉर्मूला यूज करके प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका आंसर जो आपका आ जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एक बार मल्टीप्लाई खुद कर लेना बच्चों इसको, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/5525, 2/5525। So this is how we do the questions for multiplication theorem of probability. आई होप बेटा सबको समझ आ रहा है अच्छे तरीके से, बढ़िया से, आसान टॉपिक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे चले आप। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, व्हाट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स? इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं बेटा जिनका एक दूसरे के अकर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर दूसरा कार्ड ड्रॉ हो रहा था, तो उससे पहले कार्ड की वजह से फर्क पड़ रहा था ना उसके ऊपर। यहाँ पर सेकंड किंग जब आपने निकाला, तो पहले किंग की वजह से इफेक्ट हुआ ना यहाँ पे, तो ये है डिपेंडेंट इवेंट्स। बट इंडिपेंडेंट इवेंट्स में ऐसा नहीं होता है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसके लिए मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ, याद होगा आप लोगों को, बहुत बच्चों को याद भी होगा। दोबारा उस एग्जांपल को हम लेके चलेंगे। पहली बात, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए जो वर्ड यूज होता है, जनरली आपके जो वर्ड सामने दिखाई देगा वो होगा विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट, या तो वर्ड विद रिप्लेसमेंट यूज करेगा, या फिर इवेंट ही ऐसे होंगे कि आपको देखते ही पता लगेगा ये इंडिपेंडेंट है, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जैसे 2 coins tossed simultaneously, two coins are tossed simultaneously। पहला जो इवेंट हो रहा है, एक कॉइन टॉस किया, फिर अगेन एक और कॉइन टॉस किया, पहले वाले का दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले पे क्या आ रहा है, इससे दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हो विद रिप्लेसमेंट, साइमल्टेनियसली, सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट, मतलब पहला कार्ड आपने ड्रॉ किया, जो भी आया उसको देख के वापस रख दिया, फिर एक और कार्ड ड्रॉ कर दिया आपने, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या सेकंड वाले कार्ड के ऊपर? कोई प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। तो इसलिए इनको कहते हैं हम क्या, इंडिपेंडेंट इवेंट। और एग्जांपल क्या लिया था, याद है कुछ? चलो रिपीट करते हैं वो एग्जांपल। वो एग्जांपल ये कहता है कि 2 इवेंट्स लेके चलते हैं कि एक आपको स्कूल जाना है
और दूसरी जगह है कि बारिश हो रही है। ठीक है, स्कूल जाना है, बारिश हो रही है। अगर दोनों इवेंट्स एक साथ अगर होते हैं तो स्कूल जाने की प्रोबेबिलिटी अफेक्ट होती है कि नहीं होती? कुछ लोगों की 0 हो जाती है, कुछ लोगों की होते हैं, फिर भी जाना है, पढ़ाकू बच्चे होते हैं, कुछ छतरी लेके निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ लोग, लेकिन प्रोबेबिलिटी इफेक्ट होगी उस चीज से। लेकिन अगर ऐसा है कि स्कूल जाना है क्योंकि गर्लफ्रेंड आई है, स्कूल जाना है क्योंकि हर्ष को स्कूल जाना है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड आई है, गिवन दैट बारिश हो रही है, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या स्कूल के इवेंट, स्कूल जाने के ऊपर? वो जाएगा, चाहे भीग के जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, लेकिन तैर के जाएगा वो, लेकिन स्कूल जाएगा। ठीक है, तो दीज आर, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, कि बारिश हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि इनका इंटरसेक्शन पाए है। इसका इंटरसेक्शन जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो बेटा। ये मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि इनका इंटरसेक्शन पाए है। इंटरसेक्शन पाए होने का मतलब क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब इट इज नेवर लाइक दिस कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्यों? क्योंकि आप ए इंटरसेक्शन एफ निकाल दो, दो इवेंट्स एक साथ अगर हो रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर प्रोबेबिलिटी कि हर्ष स्कूल जाएगा, हर्ष स्कूल जाएगा क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड आई है, गिवन दैट बारिश हो रही है, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि वो हर्ष स्कूल जाएगा। वो जैसे पहली बिना बारिश के भी जिस प्रोबेबिलिटी से स्कूल जा रहा था ना, उसी प्रोबेबिलिटी से वो स्कूल जाएगा। बारिश होने की वजह से उसकी प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो एक्चुअली में हुआ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये हो गया ना? तो मतलब ध्यान दो, दोनों का इंटरसेक्शन कभी 0 नहीं है। दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं आ रही है यहाँ पे। मतलब अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पक्की बात है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं होंगे। कह सकता हूँ ये बात, क्यों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं होंगे? क्योंकि ना ही उसके स्कूल जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है और ना ही बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। मल्टीप्लाई करके 0 तो आ नहीं सकता प्रोबेबिलिटी। तो ये बात समझने की जरूरत है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स नेवर सेज दैट कि दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं बेटा, अगर वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो पक्की बात है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। वो पक्की बात है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे दोनों इवेंट्स। आई होप इट इज क्लियर अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मतलब किसी भी दो इवेंट्स को अगर आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स प्रूव करना है तो सीधा सीधा क्या करना है, उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट और उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सीधा सीधा अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है देन दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, कभी भी किसी दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट प्रूव करना है या किसी भी तीन इवेंट्स को भी इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, तीन हो गए तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ जी हो जाएगा वो, that is equal to probability of E into probability of F into probability of G हो जाएगा। क्या दिक्कत है? बात समझ पा रहे हो बेटा सारे अच्छे तरीके से? तो इस तरीके से हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स को हम डिफाइन करते हैं। तो पहले के क्वेश्चन से बेटा कुछ इसी तरीके से हैं, आपको दो इवेंट्स दे देगा, उनकी प्रोबेबिलिटीज आपको निकालनी होगी, अप्रूव करना होगा कि दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो सीधा सीधा क्या करना है, उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी है और मल्टीप्लाई करके देख लेना दोनों सेम आ। ठीक है, यही चल रहा है इसके अंदर। अब मैं आपको जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं एक्चुअली वो कुछ और है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक नोट है, वो नोट भी लिख लो आप, इंपॉर्टेंट नोट है। ये नोट क्या कहना चाहता है, इफ ई एंड एफ आर independent events, if E and F are independent events, then E and F complement, E complement and F, E complement and F complement are also independent.
आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। मतलब अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो ई और एफ कॉम्प्लीमेंट भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, ध्यान देना, ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालोगे दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट? ये भी ट्रू है। अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ निकालोगे तो ये आएगा आपका, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालोगे दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ भी वो इंडिपेंडेंसी नहीं छोड़ता। अब जैसे बारिश हो रही थी तो बारिश में भी जा रहा था ना ये, तो बारिश ना भी हो तो भी जाएगा, ठीक है ना। कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। अगर वो स्कूल में नहीं भी आ रही होगी ना तो भी इसी आस में जाएगा कि वो आएगी, इसके कोई रोक नहीं सकता इसको, ये स्कूल जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग अब एक क्वेश्चन करते हैं बेटा इसके ऊपर हम। नॉर्मल, पहले के सारे तो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो बेटा, एक बार 3 करेंगे अभी हम, 3 थर्ड क्वेश्चन, एंड देन इसके बाद में 13th क्वेश्चन देख लो एक बारी। 13th क्वेश्चन करेंगे हम, एक 14th क्वेश्चन है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप एक बारी बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करेंगे। are also independent. तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं बेटा, क्या क्या रहा है। A box of oranges is inspected by an examiner, is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट बोल रहे हैं तो किसका होगा, मल्टीप्लिकेशन डिपेंडेंट इवेंट्स है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। इफ ऑल द 3 oranges are good the box is approved for sale। ये क्या कहना चाह रहा है कि एक बॉक्स को एग्जामिन किया जाता है, उसके अंदर 3 रैंडमली ऑरेंजेस निकाल के, वो बॉक्स तभी अप्रूव होता है जब उसके अंदर तीनों ऑरेंजेस क्या हो जाए, गुड हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ व्हिच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल मतलब ये सेल के लिए अप्रूव हो जाएगा, मतलब तीनों गुड ऑरेंजेस आए तो मतलब आप 3 ऑरेंजेस निकाल रहे हो ना, तो ई एफ एंड जी ले लें। फर्स्ट ऑरेंज इज गुड, सेकेंड इवेंट क्या होगा बेटा, सेकेंड ऑरेंज इज गुड एंड थर्ड इज, थर्ड ऑरेंज इज गुड, थर्ड ऑरेंज इज गुड। तो आपको निकालना क्या है, तीनों ऑरेंज गुड हो जाए, ये तो निकालने के लिए कह रहा है यहाँ पे कि वो बॉक्स अप्रूव हो जाए। बॉक्स अप्रूव होने का मतलब क्या है, तीनों ऑरेंज गुड हो आपके, तभी तो पॉसिबल है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन ई एफ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, फर्स्ट ऑरेंज इज गुड, पहला ऑरेंज गुड हो, कितने गुड ऑरेंज है हमारे पास बेटा, 12/15 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई। एफ गिवन ई का मतलब क्या है, सेकंड ऑरेंज भी गुड हो, गिवन दैट पहला गुड था, मतलब पहला गुड वो बाहर निकाल चुका है, तो अब आपके पास कितने बचे हैं ऑरेंज, 11 गुड ऑरेंज तो 11 बचे हैं ना, तो टोटल तो 14 बचे, टोटल तो 14 बचे। हाँ एक निकाला ना अभी, फिर दूसरा भी निकाल दिया। अब तीसरे पे आते हैं, थर्ड ऑरेंज इज गुड गिवन दैट फर्स्ट 2 आर गुड। पहले 2 गुड थे तो मतलब 2 गुड निकल चुके हैं, 12 में से 2 गए, 10 बचे, और टोटल में से 2 गए तो 15 - 2 is 13। बात समझ आ रही है,
ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज द आंसर फॉर कि जो आपका बॉक्स है जिसके अंदर 12 ऑरेंजेस गुड हैं और 3 ऑरेंजेस बैड हैं विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। गॉट इट? तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? मेरी बात सबको समझ आ रही है अच्छे तरीके से? पहले 15 थे, फिर 50 में से एक निकल के 14 बचे, फिर 2 निकल गए ना बाद में। तो 2 तो निकल चुके हैं ना, निकला तो सेकंड में तो एक ही निकला है ना, टोटल में 2 निकले हैं। पहला आपका निकला ऑरेंज, दैट इज गुड, गुड ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी 12/15 इनटू, अब एक गुड निकल चुका है ऑरेंज और एक टोटल में से ऑरेंज निकल चुका है, जो गुड था वो साइड हो चुका है। अब टोटल ऑरेंजेस कितने बचे मेरे पास? 14, और गुड ऑरेंजेस में कितने बचे? 11, तो 11/14 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इस सेकंड वाला भी गुड आए, ठीक है। अब थर्ड वाला भी गुड है, इसका मतलब क्या, दो ऑरेंज तो टोटल में से निकल चुके हैं और दोनों गुड थे साइड निकल चुके हैं, तो टोटल गुड ऑरेंजेस कितने बचे मेरे पास? 10, ठीक है, और टोटल ऑरेंजेस कितने बचे मेरे पास? 13, तो थर्ड ऑरेंज भी गुड आए, दैट इज 10/13, ठीक है। एक्चुअली में बस ये लिखने का तरीका है, कर वही रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। थर्ड ऑरेंज इज गुड गिवन दैट द फर्स्ट टू वर गुड, तो 10/20, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं इस वजह से ये चीज हो रही है, विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं इसी वजह से ये चीज कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। पढ़ लें क्वेश्चन नंबर 13, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, 2 balls are drawn randomly, 2 balls are drawn random with the replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. कितनी ब्लैक बॉल्स है बेटा आपके पास? 10 ब्लैक हैं, 8 रेड बॉल्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ये, ध्यान देना। यहाँ पे 2 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं ना, दोनों बॉल के ड्रॉ करने की जो इवेंट है ये दोनों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसने बोल दिया क्या? विद रिप्लेसमेंट वर्ड यूज कर दिया इसने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल आर रेड। अब पहले ई और एफ इवेंट में बना लूं कि फर्स्ट बॉल इज रेड, फर्स्ट बॉल इज रेड, और एफ इवेंट क्या होगा बेटा? सेकंड बॉल इज रेड, सेकंड बॉल इज रेड। पहले केस में तो यही कह रहा है ना, ये फर्स्ट केस में यही कह रहा है कि बोथ रेड आनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मतलब एक्चुअली में पूछ क्या रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगी आपकी। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है क्या? फर्स्ट बॉल इज रेड, दैट इज 8/18 इनटू सेकंड बॉल इज आल्सो रेड, ये भी तो 8/18 होगी, क्योंकि जो विद रिप्लेसमेंट कर रहे हो ना काम सारी बात, तो 8/18, ठीक है। अच्छा आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला लग सकता है क्या इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन? मैं बोल रहा हूँ वही लग रहा है एक्चुअल में देखा जाए तो। अब इसको पढ़ के देखो, सिर्फ इतना सा पढ़ के देखो, इस क्या ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा? क्योंकि 2 ही बॉल ड्रॉ कर रहे हैं ना इसके अंदर, तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब? फर्स्ट बॉल इज रेड, फर्स्ट बॉल रेड, यस, 8/18 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन। अब देखो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं एफ और ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई होगा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ही तो होगा। एक्चुअल में देखो तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ही तो है, मतलब ई के अगर होने से एफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एफ की प्रोबेबिलिटी वही है अभी भी 8/18, ठीक है। तो एक्चुअली में फॉर्मूला यही है, उसको थोड़ा सा सही करके हमने लिख दिया है। क्लियर है बात? पक्का पक्का, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट केस। कैलकुलेशन बेटा अपने आप कर लेना, आई होप इतना खुद कर सकते हो। सेकेंड, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, सेकेंड बॉल इज रेड, तो ई और एफ इस तरीके से ले लेते हैं। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक और सेकेंड बॉल इज रेड, यही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है ना मुझे यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये ऊपर स्पेसिफाई कर देना है बेटा यहाँ पे कि यहाँ पर ई और एफ इवेंट जो है ये दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है? फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, 8/18
सेकंड बॉल इज रेड 10/18। दोनों के इवेंट अलग अलग अकर हो रहे हैं, पहले वाले से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये दोनों अपने हिसाब से अकर होंगे, अपनी प्रोबेबिलिटी लेके चलेंगे ये, ठीक है। थर्ड, द लास्ट वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। यहाँ पर केसेस दो हैं आपके पास कि पहली ब्लैक, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, वन इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, यही पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी की पहली रेड बॉल आ जाए एंड सेकंड ब्लैक बॉल आ जाए, प्लस प्रोबेबिलिटी की पहली ब्लैक आ जाए एंड सेकंड रेड आ जाए। अब एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं इस तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन आर। अब दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उनकी प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन, सिंपल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकता हूं ना मैं, और यहाँ पे सेकंड वाले को भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर लिख सकता हूं ना बच्चे। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर क्या है आपके पास, आर मतलब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा आपके पास, 8/18 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल 10/18। ये थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, एक मिनट रुको सही से लिख देता हूँ इसको। दिस विल बी 8/18 इंटू 10/18 प्लस 10/18 इंटू 8/18। यहाँ पर बेटा ये ठीक कर देना, सेकंड पार्ट में ऊपर पहले 10 आएगा, यहाँ पर फिर 8 आएगा, क्योंकि ब्लैक बॉल कितनी है आपकी 10, तो 10/18 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपकी 10/18 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आपकी बेटा 8/18। ये ठीक कर देना, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन वही आएगी। तो दिस इज हाउ वी डू दीज क्वेश्चंस। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। बात सबको समझ आ रही है अच्छी तरीके से। तो बेटा ये सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं, एक्सरसाइज 13.1 एंड 13.2। 13.1 एंड 13.2 के सारे क्वेश्चंस बेटा आपको अपने आप करने हैं। अब कोई भी डाउट आता है वी विल डिस्कस इट, बट आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करने हैं। यही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके आसपास आपको घुमाएगा, ठीक है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स का। नैन्सी, अंकिता, क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir.